नमस्कार, spirit.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की। जी हाँ, आज़ादी के पहले कई चूक हुई है, लेकिन आज़ादी के बाद आखिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? और इस पर पूरी तरह से शोध करने वाले हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव हैं, जो MBBS हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने शोध किया है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर पर्रिकर भी बने डिफेंस मिनिस्टर, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मनोहर पर्रिकर जी से मुलाकात एक बहुत अच्छी मुलाकात थी और एक बहुत भद्र और बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसा हुआ कि मैंने एक चिट्ठी सभी MPs को लिखी जी कि देखो ये फौज में क्या हो रहा है, जातीय धर्म और क्षेत्र के आधार पर भर्ती हो रही है, आप लोग कोई बोलते नहीं, संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। तो वो हर MP ने वो क्या करा, जैसे रूटीन होता है कि रेप मार्क टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज, संलग्न करके प्रति भेज दी। तो वो एक प्रति जो है वहाँ चली गई, एक प्रति हुक्मदेव जी ने भी वहाँ भेज दी। तो जो हुक्मदेव जी ने भेजी, उसका रिप्लाई जो पर्रिकर साहब ने दिया वो ये था कि भारतीय सेना की ये नीति है भर्ती की कि हम जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कोई भर्ती नहीं करते जी, और हमारे यहाँ ऐसी भर्तियाँ नहीं होती हैं। अब वो जो उनकी चिट्ठी आई वो हुक्मदेव जी ने मेरे पास भेज दी। जी। मैंने वो पढ़ा, मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत का रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है और वो भी एक MP को झूठ बोल रहा है, जो अपने आप में एक पार्लियामेंट्री उसका अनादर है। जी जी तो मैंने फिर एक चिट्ठी पर्रिकर साहब को लिखी जी और उसका लबोलबाब ये था कि पर्रिकर साहब, आपकी चिट्ठी मुझे हुक्मदेव जी के थ्रू मिली और उसमें आपने ये बात कही है कि जाति, धर्म और क्षेत्र के उसके आधार पर भारतीय सेना में भर्ती नहीं होती है। पहली बात, ये सरासर झूठ है। दूसरी बात, शायद आपको आपके अफसरों ने गलत बताया। तीसरी बात, असली कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। शायद वो 8-10 पन्ने की चिट्ठी थी, वो मेरे पास आज भी है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने वो चिट्ठी उनको भेज दी और हर बार की तरह मैंने थोड़ा फ़र्क करा, एक उनके घर के रेजिडेंस पे भेज दी और एक मैंने उनके ऑफिस के रेजिडेंस एड्रेस पे भेज दी। शायद वो चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। कुछ 1.5-2 महीने बाद मैं बॉम्बे था, मेरे दोस्त की लड़की की शादी थी, उसमें एक होटल में हम ठहरे हुए थे। मैं नीचे नाश्ता करने उतरा, लगभग 8:45 बजे का टाइम था। मेरे पास एक फ़ोन आता है, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं रक्षा मंत्री भारत सरकार बोल रहा हूँ। मतलब वो सीधा लाइन पे। मैं उनकी इस सादगी और सरलता का हमेशा कायल हूँ। मनोहर पर्रिकर। हाँ, सीधा लाइन पे, कोई PA नहीं, कोई साहब से बात करो नहीं, कुछ नहीं। जी जी। क्या? और बोले वो आपकी चिट्ठी मुझे मिली, मैंने उसको पढ़ा, मुझे अभी कुछ पूछना है जी। क्या आप मेरे से मिल सकते? मैंने कहा जी क्यों नहीं। मैंने कहा ये तो ऐसे ही है जैसे अंधे को रोशनी मिल जाए, हम आम आदमी हैं, हमसे रक्षा मंत्री कौन मिलता है? और हमने बीते दिनों कई बार ट्राई भी करा, लेकिन कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। इस देश का सेटअप ही ऐसा है, कह जी जब तक बहुत बड़ा कोई पुश नहीं हो कोई नहीं मिलता है। और मैंने 1-2 बार वो मोदी जी से भी आग्रह करा, मैं उनका प्रशंसक भी हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। क्या जी, खैर वो तो उनकी मर्जी है, मैं तो एक आम भारत का नागरिक हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। 3-4-5 महीने बाद उनके PA का फ़ोन आया कि जी आपकी मुलाकात इस समय दिल्ली में साउथ, एक इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, हाँ जी जी। एवेन्यू या कुछ ऐसा है, साउथ ब्लॉक में। साउथ ब्लॉक में ऐसा है, आपको आना है। सब मैं कभी दिल्ली जाता नहीं, बहुत कम जाता हूँ। जी हाँ क्या? बिल्कुल। तो खैर हमने फिर एक अपनी गाड़ी करी और हम, एक मेरे मित्र हैं अजीत सिंह जी, उनको लेके हम गए। एक मेरे अकाउंटेंट है गोपाल जी, जो मेरी बहुत मदद करते हैं, उनको लेके हम गए और मेरे को और अजीत सिंह जी को उनसे मिलने का मौका मिला। सामने वो बैठे थे, मैं और अजीत सिंह जी इधर बैठे थे। बोले भाई क्या चाहते हो? मैंने कहा जी अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए जी। बोले देखो, फिर वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर मेरे से कहने लगे कि आप कुछ और कहते हो, मेरे अफसर मुझे कुछ और बताते हैं जी। ये क्या है? वो ये कहते हैं कि जी ये तो केवल उन्हीं को भर्ती करते हैं जो रिटायर हो जाता है, यूँ हो जाता है, मर जाता है तो उसकी जगह उसको भर्ती कर लेते हैं, रिश्तेदार को भर्ती कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा आप एक बात बताओ, एक भी नॉन सिख जट
मैंने कहा सिखों में भी केवल जट, जी। आज तक जाट सिख रेजिमेंट में भर्ती नहीं हुआ 70 साल में। हाँ। एक भी गोरखा रेजिमेंट में नॉन गोरखा भर्ती नहीं हुआ। हाँ, तो बोलते ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही है, आप देख लो, पूछ लो। फिर मैंने कहा जी ये सारा ऐसे सिस्टम है। हमने उनको सारा समझाया और मुझे खुशी हुई कि उस आदमी ने समझने की कोशिश करी और वो समझे बात को। जी। फिर उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे। मैंने कहा जी नहीं, मैं हारा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जीता। बोले आप कैसे जीते? मुझे तो बताया गया आप हार गए थे। मैंने कहा नहीं, मैं जीता। एक आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मिलके बेईमानी करी और एक न्याय के साथ फ्रॉड करा। मैंने कहा ये तो एक आम आदमी की जीत है, हार थोड़ी है। क्या जी? ये तो एक आम आदमी। और मैंने कहा कि उसमें क्या क्या लोग इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक। जी। मैंने कहा मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। तो वो चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले चलिए आपकी जो मर्जी है कहें, मैं तो कुछ नहीं कहता। जी। बात खत्म। फिर कहने लगे डॉक्टर साहब 135-36 करोड़ आदमी है हमारे देश में, इस पॉइंट के लिए तो कोई बोलता ही नहीं है। मैंने कहा जी ज़्यादातर लोग खुदगर्ज है, ज़्यादातर लोगों को अपने से अलावा कुछ सूझता नहीं सोचता। जिसको वोट चाहिए उसको वोट मिल रही है, जिसको नोट चाहिए उसको नोट मिल रहा है। कौन एक गरीब आदमी के लिए कौन करता है? कौन करता है? जी बिल्कुल। तो बोले आप एक आदमी बोलते हैं। मैंने कहा चूँकि मुझे इस बात का ज्ञान हो गया तो मैं इस बात के लिए लड़ता हूँ, कहता हूँ। तो बोले नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मतलब ये बात सो सिंपल है मैन, आई टेल यू, कि मतलब मुझे अच्छा लगा ऐसे अगर लोग हों। बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लिए एकदम हिलाना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है, बट विद टाइम आई एश्योर यू कि मैं 6-7 महीने में सब करके और मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। ओहो, चलिए। हम सेटिस्फाइड थे। हमने कहा जी बहुत शुक्रिया, आप समझ गए, यही बड़ी बात है। नहीं समझने को कोई तैयार ही नहीं है। 99% भारतीयों को ये पता ही नहीं है हो क्या रहा है। जी। हम आ गए साहब, कुदरतन भगवान की कुछ कृपा और थी। वो गोवा के जो मुख्यमंत्री बन गए और थोड़े दिनों बाद उनकी कैंसर से डेथ हो गई। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे को एक आदमी ने जो चीज़ बताई वो ये थी कि वो एक चिट्ठी लिख के गए थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जी। कि आगे से सभी जातियों की भर्ती की जाए, पैमाना निश्चित किया जाए और सबको मिक्स करा जाए। अब क्योंकि जातिगत जो अफसर थे वो इस समय टॉप पे थे। उस समय जो भारतीय सेना का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था वो इसी जातिगत आरक्षण से बना हुआ था। अच्छा। तो उसने उस चिट्ठी को दबा लिया, बोले यस सर करके रख लिया, अभी करते हैं, ऐसे करते हैं। वो चले गए। वो मेरे ख्याल चिट्ठी आज तक पता नहीं, शायद या तो निकाल दी होगी फाइल से या कहीं भूल खा रही होगी। तो लेकिन आपने एक मुकाम हासिल किया जहाँ पर रक्षा मंत्री भी आपकी बात को माने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पर्रिकर जी ने मेरी बात से सहमत हुए और मैं अभी भी मेरे दिल में उनके प्रति बहुत इज्जत है। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों निश्चित तौर पर देखिए ये संघर्ष की कहानी है, 40 साल संघर्ष की कहानी है और उसमें एक मुकाम हासिल हो गया था। लेकिन कुदरत को यह ख़ास तौर से नहीं ये था कि मंजूर नहीं था और कह सकते हैं कि हमारे साथ मनोहर साहब नहीं रहे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक पॉइंट लिख के तो गए हैं कि जहाँ पर कुछ हो सकता है और यही वो एक बिंदु है और यही एक लाइन है जो आपको रेजिमेंट बना देगा। और इसी संघर्ष में डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी लगे हुए हैं। हम अगले वीडियो में और भी कहानी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ SPT.com के साथ। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।